Hello, future nursing officers. So, welcome to all of you in Next Generation Nurse YouTube channel. नेक्स्ट जनरेशन नर्स यूट्यूब चैनल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आप सभी का यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेसिकली एएनएम, जीएनएम, बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी सबके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप अपनी नर्सिंग के साथ साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और स्लोली स्लोली पेस मेथड में करना चाहते हैं तो ये आपके लिए यूट्यूब चैनल जो है बेनिफिशियल है। तो बेसिकली इस यूट्यूब चैनल में 3 टर्म आपको दिख रही होंगी: लर्न, क्रैक एंड सक्सेस। लर्न करेंगे धीरे धीरे, देन क्रैक करेंगे, देन सक्सेस करेंगे। लर्न बेसिकली जो भी कंसेप्ट हैं, चाहे वो हमारे कोई भी कोर सब्जेक्ट से हैं या फिर एडवांस सब्जेक्ट से हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। और क्रैक करेंगे, हम थ्योरी में भी क्रैक करेंगे और हम किस में क्रैक करेंगे, देन हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्रैक करेंगे, देन सक्सेस आपके हाथ में। ये नेक्स्ट जनरेशन डॉट नर्स जो यूट्यूब चैनल है बेसिकली आप लोगों के लिए है। आप लोग इसको खूब प्यार दीजिए, है ना, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि, और अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है मुझसे, तो बेसिकली मैं वो आपको पढ़ाऊँगी, अपने जितना भी अपना हार्ड वर्क उस पर लगा के आपको क्लियर कंसेप्ट से, सिंपल कंसेप्ट से। क्योंकि देखो, पढ़ने के लिए बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं, बट हम सिंपल ऐसे कंसेप्ट से जाएंगे कि जो क्लियर करे कंसेप्ट, और जो थोड़े बहुत जो डाउट हैं वो आप ये क्लियर करें। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन नर्स का पहला एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट थैंक टू माई हस्बैंड अभिनव सिन्हा, बिकॉज उन्हीं के वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू सो मच अभिनव सिन्हा जी कि आपने मुझको मोटिवेट किया, एनकरेज किया। आज मैं अपना एपिसोड नंबर 1 बच्चों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट जनरेशन नर्स में हम पहला जो चैनल में पढ़ेंगे हम ओबीजी पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी है। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग हम इस पर डील करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन नर्स यूट्यूब चैनल बाय पूजा राणा मैम क्लासेस के से आप लोगों को मिल जाएगा। आप यूट्यूब चैनल पे भी जाइएगा, इसका फेसबुक पेज भी है, बहुत जल्दी हम इंस्टाग्राम पे भी आएंगे। तो धीरे धीरे हम अपनी बढ़ाएंगे जो भी स्पीड है, बट मेन मोटो यही है। जो भी नर्सिंग के बच्चे हैं, नर्सिंग के डिप्लोमा के हैं, डिग्री के हैं, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, अगर किसी को रिसर्च में, तो सभी के लिए जो भी उनको कुछ भी पढ़ना है तो वो अपने कमेंट सेक्शन में डाल के मुझको कमेंट कर सकते हैं। मैं उनको अपनी मेहनत से उस टॉपिक को क्लियर करूँगी, उसको सिंपल वे में आपको समझाऊँगी। तो बेसिकली फर्स्टली हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम जाएंगे तो हमें 3 टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए जो भी नर्सिंग के बच्चे हैं उनके फील्ड में, कि ऑब्स्टेट क्या है, मिडवाइफरी क्या है, गायनेकोलॉजी क्या है, एंड्रोलॉजी क्या है। अगर मैं बात करूँ, ये मैंने आपको लिखा है ऑब्स्टेट, तो आपको दिख रहा होगा ये ऑब्स्टेट लिखा हुआ है। तो ऑब्स्टेट किसकी बात कर रहा है? ऑब्स्टेट का मतलब क्या होता है कि रिलेटेड टू किससे बात कर रहा है ये, रिलेटेड टू किससे बात कर रहा है ये, प्रेग्नेंट मदर से। ठीक है, प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, प्रेग्नेंट मदर को है वो, चाहे वो लेबर में आएगी, ठीक है, या न्यूबॉर्न का होगा। ऑब्स्टेट्रिक में वो सारे केसेस आएंगे, ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसमें नॉर्मल केसेस भी आएंगे और एबनॉर्मल केसेस भी आएंगे। तो यानी कि ये एक एडवांस है जिसमें कि हम ब्रांच ऑफ मेडिसिन में स्टडीज़ करते हैं। हम किसकी स्टडी करते हैं? नॉर्मल लेबर की, नॉर्मल डिलीवरी की भी, और हाई रिस्क केसेस की भी करते हैं। और इसमें हम प्रेग्नेंट मदर, लेबर, न्यूबॉर्न्स, इन सब की कैसे केयर करनी है उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज़ ऑब्स्टेट्रिक। देन मिडवाइफरी, मिडवाइफरी जो है ये मिडवाइफरी ये रिलेटेड टू वुमेन है, ठीक है, रिलेटेड टू किसका है? वुमेन का। और ये वुमेन क्या करती है? ये वुमेन भी केयर करती है, किसको केयर करती है बेटा? ये भी हमारे किसके, प्रेग्नेंट मदर को केयर करती है। बट ये बेसिकली ये जो है नॉर्मल केसेस पे काम करती है ये मिडवाइफ्स, ये नॉर्मल लेबर्स में, नॉर्मल डिलीवरी पे। ऑब्स्टेट्रिक्स वाली जो होंगी हमारी, जो वो किस पे काम करेंगी? वो हाई रिस्क केसेस पे काम करेंगी और नॉर्मल पे भी करेंगी, है ना। फिर हमारा आता है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या है? तो गायनेकोलॉजी भी एक लॉजी जहाँ पे लग जाए, दैट इज़ अ स्टडी। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? गायनी मतलब स्टडी ऑफ
फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी करते हैं। क्लियर? सो फीमेल रिप्रोडक्टिव हम ऑर्गन की स्टडीज करते हैं। सो दैट इज अ गायनोकोलॉजी। और व्हाट इज अ एंड्रोलॉजी? तो ये भी लॉजी है, तो इसमें भी कुछ स्टडी हो रही होगी। सो स्टडी किसकी हो रही होगी? स्टडी ऑफ किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव की। किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। सो ये हमारा बेसिकली ये टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए। ऑब्स्ट्रिक क्या है, मिडवाइफरी क्या है, गायनोकोलॉजी क्या है और एंड्रोलॉजी क्या है। होप ऑब्स्ट्रिक रिलेटेड टू प्रेग्नेंट मदर होगा, लेबर, न्यूबॉर्न, है ना, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों केसेस आएंगे। मिडवाइफरी भी वुमेन है जो कि केयर करती है प्रेग्नेंट मदर की, बट इन अ नॉर्मल वे, है ना। गायनोकोलॉजी स्टडी ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। एंड एंड्रोलॉजी आएगा तो दैट स्टडी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? सो ये हमारा टर्म्स हो गया। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रिकल नर्सिंग क्या है। सो देखो हमें पता है जहाँ पे भी नर्सिंग जुड़ गया तो नर्सिंग किससे रिलेटेड है? ये एक प्रोफेशनल नर्स, प्रोफेशनल हो गया, है ना, प्रोफेशनल हो गया। ये क्या हो गया? एक रजिस्टर्ड हो गया, है ना। ये रजिस्टर्ड नर्स होती हैं ऑब्स्ट्रिक नर्सिंग, तो रजिस्टर्ड होती है, प्रोफेशन है ये, जिसमें क्या होता है, केयर किसकी की जाती है? केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम, इंक्लूडिंग जैसे कि मदर और फीटस दोनों की केयर करना। दैट इज ऑब्स्ट्रिकल नर्सिंग, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? केयर कर रहे हैं वुमेन की, और बट इन अ नॉर्मल केसेस भी कर रहे हैं और एबनॉर्मल कर रहे हैं। और अगर यही हम बोलेंगे मिडवाइफरी, वही है, दैट इज केयर प्रोवाइडेड टू वुमेन ड्यूरिंग नॉर्मल चाइल्ड बर्थ एंड न्यूबॉर्न, नेचुरल डिलीवरी, तो दैट इज अ मिडवाइफरी। तो अंदर पता चल गया। ऑब्स्टिकल नर्सिंग मतलब एडवांस ऑब्स्टिकल नर्सिंग में आ गया, जैसे कि एडवांस हाई रिस्क केसेस भी, नॉर्मल भी देख रहे हैं, अब नॉर्मल भी देख रहे हैं। मिडवाइफरी में नॉर्मल केसेस देख रहे हैं हम, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ पे बात करें, न्यूबॉर्न केयर पे बात करें। स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको थोड़ा कम करूँगी। अगर आपको कुछ भी है, आप मुझे कुछ भी नोटिफिकेशन देंगे तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है कि आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर गायनोकोलॉजी नर्सिंग, तो गायनोकोलॉजी नर्सिंग किसकी केयर करेगी? क्योंकि देखो नर्सिंग तो केयर है पेशेंट की, बट कैसे पेशेंट की? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आएगा। जैसे कि नॉन प्रेग्नेंट आ गया तो कैसे केसेस आते हैं इसमें? जैसे पीसीओडी का केसेस आ गया, है ना, और कैसे केसेस आते हैं? मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस के केसेस आ गए। तो दिस ऑल आर दैट गायनोकोलॉजी पेशेंट्स, है ना। और भी गायनोकोलॉजिकल पेशेंट्स आते हैं, फिब्रॉइड्स के आते हैं, यूट्राइन फिब्रॉइड्स के आते हैं, तो दीज आर द गायनोकोलॉजिकल पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मैं बात कर रही हूँ मिडवाइफ या ऑब्स्टिकल नर्सिंग की, तो इसमें कैसे पेशेंट आएंगे? इसमें हमारी आएंगी जितनी भी हमारी क्या बोलते हैं, एंटीनेटल मदर है ना। एंटीनेटल मतलब प्रेगनेंसी टाइम पे है, इंट्रानेटल मदर है, तो इंटरनेटल बट्टा किसको बोलते हैं? जो लेबर टाइम पे होती हैं, यानी कि लेबर की प्रोसेस पे होती हैं। और पोस्टनेटल मदर्स हैं, तो पोस्टनेटल मदर्स बेटा कौन सी होती है? पोस्टनेटल मदर्स इज़ लाइक जो प्रिपेरियम पीरियड पे होती हैं, यानी कि आफ्टर डिलीवरी, यानी कि ये हमारा हो गया है हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पर, प्रेगनेंसी टाइम पे, ये हमारी लेबर टाइम पे, इंटरनेटल, पोस्टनेटल हमारे हो गया यानी कि आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे, आफ्टर डिलीवरी। सो और हम साथ में इसमें न्यूबॉर्न केयर भी करते हैं। तो ये पूरा जो हम देख रहे हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल केस का, वो हम सब किस में देख रहे हैं? ऑब्स्टिकल नर्सिंग में। यही अगर हम बात करें गायनोकोलॉजिकल में, तो वहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं। और नर्सिंग की बात करें तो केयर करेंगे, हम नर्सिंग केयर देंगे। और जैसे कि पीसीओडी के पेशेंट को गया, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस के पेशेंट को गया, एडोलसेंट्स की जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम हो गई बट फीमेल की। देन कुछ हमें ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ ऑब्स्टिक कौन है, फादर ऑफ मिडवाइफरी कौन है, पाइनर ऑफ मिडवाइफरी नर्सिंग कौन थी, फादर ऑफ मॉडर्न गायनोकोलॉजी कौन है, ऑब्स्टिकल एनेस्थीसिया कौन है। सो अगर फादर ऑब्स्टिक की बात करेंगे वो है थॉमर डेनमैन, ठीक है। और फादर ऑफ मिडवाइफरी की बनेंगे वो है विलियम स्मिली। देन फादर ऑफ पाइनर ऑफ मिडवाइफरी नर्सिंग कौन है? मैरी ब्रिक्रिनेज। तो मैरी जो है वो मिडवाइफरी नर्सिंग की पाइनर है, मगर गायनोकोलॉजी का कौन फादर बोला जाता है? जेम्स मैरियन सिम। तो इन्होंने, सिम्स ने क्या किया था? सिम्स नाम से आपको पता होगा, ये स्पेकुलम इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। स्पेकुलम जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, वजाइनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है सिम्स स्पेकुलम। उसको जो इन्वेंट किया था वो इसने किया था जेम्स मैरिकॉन सिम्स ने।
आप लेबर के दौरान पे जो भी हम एनेस्थीसिया देते हैं उसके कौन हमारे दाता हैं, जेम्स यंग सिम्पसन। तो ये थोड़े बहुत आपको थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप की पता होनी चाहिए। देन आपकी हम बात करें प्यूबर्टी, है ना, बेसिक टर्म्स जाएंगे आज हम, सिर्फ इंट्रो जाएंगे बेसिक टर्म्स में। प्यूबर्टी क्या है, तो प्यूबर्टी क्या है, तो व्हाट इज़ अ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल मतलब हमारी सेल्स की प्रोसेस जो ऐसे चलती रहती है जिसमें कि हमारी सेक्सुअल मेच्योरिटी और डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो मतलब कायदे में बोल सकते हैं कि एक तरह से प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट हो रहे हैं। मतलब एक सेक्सुअल मैच्योरिटी के साथ साथ अदर भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है प्यूबर्टी में। सो मेल की जो प्यूबर्टी होती है उसकी एज आपको पता होनी चाहिए, और फीमेल की जो प्यूबर्टी होती है उसकी एज पता होनी चाहिए। सो मेल की प्यूबर्टी एज क्या है, तो मेल की प्यूबर्टी है 12 to 17 ईयर्स, याद रखिएगा। और फीमेल जो है 10 to 12 ईयर्स है। सो ये आपको याद करने का कि फीमेल जल्दी मेच्योर हो रही हैं तो 10 to 12 में, और जो मेल है वो 12 to 17 एज में हो रहे हैं। सो अगर मैं बात करूँ हार्मोन्स, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो चैनलाइज करते हैं हर फंक्शंस को। सो मेल के लिए जो हमारा जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, टेस्टेस्टेरोन, ठीक है। और फीमेल का कौन सा सेक्स हार्मोन होता है हमारा, कौन सा होता है, ईस्ट्रोजन होता है ना। अब इसमें ये दोनों हार्मोन्स होते हैं जो कि योगदान करते हैं हमारे क्या बोलते हैं सेक्सुअल आप आपके प्यूबर्टी में, एंड देन टेस्टीज में हेल्प करते हैं, स्पर्म बनने में हेल्प करते हैं, ओवा बनने में फीमेल में हेल्प करते हैं। देन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक हमारा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। कि क्या है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब जो कि आपके काम आएंगे, किसके काम आएंगे, रिप्रोडक्शन करने के लिए, है ना। जैसे कि जो हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा, जैसे कि जो कि हम बोल सकते हैं कि मेल में जो है टेस्टिस इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बिकॉज वो हमारा रिलीज़ करवाता है ना, स्पर्म्स को ही बनने में मदद कराता है टेस्टिस, है ना, टेस्टोस्टेरोन भी उससे रिलीज़ होता है। आप और जो ओवा है, जो हमारा गैमेट्स जो बना रहा है, जो सबसे पहले कौन बना रहा है, तो हमारा क्या बना रहा है, ओवरी बना रहा है। तो फीमेल में क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहेगा, ओवरी रहेगा। सेकेंडरी क्या है, इनके सपोर्टिव, इनके साथ बना तो ओवरी रही है बट इसके साथ उसको चैनलाइज करने में जो ऑर्गन्स काम करेंगे दैट इज़ अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्ट ऑर्गन्स। तो आपको पता है कि जो लोग गैमेट को फॉर्म कर रहे हैं, है ना, गोनाड्स बना रहे हैं, वो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। और सेकेंडरी सेक्सुअल मतलब जो हो गए जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो उनको नरिश कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आपके टेस्टीज में जो आपके ये स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उस प्रोसेस में सपोर्ट करने के लिए बहुत ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि वासा डिफरेंस हो गया, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, है ना। तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आ गए, लेकिन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है हमारा, टेस्टीज, अंडरस्टैंड। देन अगर हम फीमेल में जा रहे हैं तो फीमेल में हमारा क्या है कि गैमेट्स तो कौन बना रही है, ओवरी बना रही है, बट सपोर्टिव नरिशमेंट तो उसको हर कोई दे रहा है। जैसे कि फेलोपियन ट्यूब ना हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, चीज़ें नहीं प्रोसेस होंगी, और यूट्रस ना हो तो भैया इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो दीज आर द सपोर्टिव एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। होप सो प्यूबर्टी में आपका इतना चीज़ तो क्लियर हुआ होगा, है ना। सो अब इसके बाद हमारा जो मेन एक चीज़ होती है कि प्यूबर्टी के साइन, क्वेश्चन देखे भी गए नॉर्सेट में, साइन ऑफ प्यूबर्टी पे बहुत क्वेश्चन आए। सो साइन ऑफ प्यूबर्टी की बात करें तो मेल में अलग साइन होंगे, फीमेल में अलग साइन होंगे। सो मेल में क्या होता है कि मेल का जो साइन ऑफ प्यूबर्टी है तो वो पहले किससे पता चलता है, मेल में गोनाडो आर्की होता है। आर्की मतलब होता है मेनार्की जैसे होता है ना, तो बिगनिंग मतलब गैमेट्स का जो बनना शुरू हो गया, बिगनिंग होना शुरू हो गया, वो ही हमारा क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी है मेल की। उसके बाद आपका क्या है, जो हमारा क्या बोलते हैं इसके, प्यूबिक हेयर आने लग गए मेल के, ठीक है, और एक्सिलरी हेयर आने लग गए, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड साइन ऑफ प्यूबर्टी है।
फिर उसके बाद इसके जो आपका मेल है उसमें फिर अदर साइन ऑफ प्यूबर्टी आता है। तो सबसे पहले जो आपका मेल का जो आएगा वो आपका क्या आएगा, गोनाडोआर्की आएगा। देन उसके बाद इसका स्पर्म आर्की भी आता है, यानी कि इजैकुलेशन होना स्टार्ट होता है, जिसमें इसका लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी है। तो यानी कि अगर हम बोले प्यूबिक हेयर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एड्रीनो आर्की। क्या बोलते हैं, एडिना आर्की। तो ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं साइन ऑफ प्यूबर्टी में। अब यही बात हम फीमेल में करते हैं। फीमेल में क्या होता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट सबसे पहले होता है, तो उसको बोलते हैं हम थैलार्की। यानी कि फीमेल में क्या हो रहा है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। अब ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बाद इसके भी एक्सिलरी हेयर आते हैं, है ना। एक्सिलरी हेयर आएंगे तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा, एडनी आर्की। फिर एडनी आर्की के बाद जब हमारा ये हो जाता है, देन हमारे पास क्या आता है, प्यूविक हेयर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्यूविक, क्या, प्यूवा आर्की, प्यूवा आर्की। तो प्यूविक हेयर का आने का है। देन प्यूविक हेयर आने के बाद क्या होता है कि जब प्यूविक हेयर आने लग गए हैं तो यहाँ पे इसकी ये भी देखा गया ग्रोथ स्पर्ट। तो ग्रोथ स्पर्ट का मतलब है कि एकदम से इंक्रीज होती है इनकी ग्रोथ, हाइट बढ़ रही है लड़कियों की, है ना। फिर ग्रोथ स्पर्ट अगर हो गया, तो ग्रोथ स्पर्ट होने के बाद इनका दिखता है, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, मेनार्के, मेंसेस आने का। तो ये साइन ऑफ मैच्योरिटी यानी कि साइन ऑफ प्यूबर्टी का है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि फर्स्ट साइन क्या है आपके फीमेल का प्यूबर्टी का, तो है थैलार्के। ठीक है। और लास्ट साइन क्या है, मेनार्के। तो यहीं से आपका हो गया फर्स्ट साइन मेल में क्या है, कोनार्डो आर्की, लास्ट साइन क्या है, स्पर्म आर्की। तो ये मतलब एक चीज़ है, मतलब आपके इसमें कि साइन ऑफ प्यूबर्टी में है। अब नेक्स्ट हम साइन ऑफ प्यूबर्टी के बाद जाते हैं गैमेटोजेनेसिस में। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट्स का बनना। सो गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और oogenesis, 2 तरीके की हमारे गैमेट बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में बनता है, मेल में, और oogenesis किस में बनता है, फीमेल में। ठीक है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस को करने के लिए कौन सा ऑर्गन है, टेस्टिस, और oogenesis को करने के लिए कौन सा ऑर्गन है, ओवरी, जिसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कितने दिन तक चलती है, क्या प्रोसेस है, 61 डेज तक चलती है। ये पता होना चाहिए, आते हैं क्वेश्चन। या फिर कभी कभी आता है कि कुछ ऐसा वेरिएशन है कि 72 से 74 डेज भी होता है, और किसी ऑप्शंस में मैंने देखा गया तो कंप्लीट है तो 90 डेज माना गया। तो ये थोड़ा सा आपको टेस्टिस ये याद करना पड़ेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का डे। वहीं हमारे oogenesis की प्रोसेस 6 to 8 डेज में ख़त्म हो जाती है। क्लियर। सो ये एक क्वेश्चन यहाँ से ये छोटे छोटे बनते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि जो भैया हमारे ओवा और स्पर्म 2 चीज़ें बन रही हैं ना, सो इसका भी लाइफ स्पैन होता है। सो जो ओवा होती है वो 12 to 24 आवर्स तक रहता है, और ये जो हमारा है कि लगभग 72 आवर्स तक स्पर्म रहता है। सो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टिस से जो स्पर्म बनते हैं उसकी प्रोसेस कितनी रहती है, 61 डेज की होती है, 72 से 74 डेज की होती है, 90 डेज तक कंप्लीट बोली जाती है। फिर oogenesis की है 6 to 8 डेज। तो ये हमें बताए कि oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis अगर हम देखें तो बेसिकली इसमें स्पर्म और ओवम बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, ये जो स्पर्म है और ये ओवा है, तो इनके लाइफ स्पैन अभी हमने बता दिया था कि जब ये स्पर्म निकलता है तो ये कितना टाइम तक हमारे उसमें रहता है, तो यानी कि 48 से 72 आवर्स तक रहेगा। लगभग ये 2 से 3 दिन तक सरवाइव कर सकता है। ठीक है। और यही बात मैं ओवा की बात बोलूँ तो उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 12 to 24 आवर्स, लगभग आधा दिन या फिर 1 दिन पूरा। तो ये आपको थोड़ा सा इसको याद रखने वाली चीज़ है कि स्पर्म जो ओवा का लाइफ स्पेन कितना है। नेक्स्ट है इसमें एक चीज़ और जो मैं आपको बताऊं कि इसमें एक चीज़ आता है होमोलोगस और एनालोगस।
तो ये हम बहुत बार पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा ये है कि ये इसके होमोलोगस है, ये इसके होमोलोगस। तो होमोलोगस का मतलब क्या होता है? होमोलोगस का मतलब है कि स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। और एनालॉग का मतलब है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। क्लियर? इसको और इजी से समझ लेते हैं। होमोलोगस से समझ लो हिस्ट्री, और एनालॉगस से समझ लो एक्शन। ठीक है? सो होमोलोगस का मतलब ये हो गया कि इसकी हिस्ट्री सेम है, कि ये भाई जहाँ से डेवलप हो रहा है ना ये ऑर्गन, ठीक है, वो उसकी हिस्ट्री सेम है। बट इनके आगे जाके जब ये डेवलप हुआ तो इनके फंक्शन अलग अलग हो गए। ठीक है? ये हो गया कि इनके भैया हिस्ट्री अलग है, डेवलप कहीं और से हो रहे हैं। ठीक है? लेकिन इनके फंक्शन क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं इसकी पेनिस और क्लाइटोरियस। सो पेनिस जो मेल में पाया जाता है वो होमोलोगस होता है क्लाइटोरियस के, क्योंकि ये दोनों ही का जो डेवलपमेंट है वो एक ही हमारे ट्यूबरकल से होता है, है ना। फिर लेकिन आगे जाके ये जो पेनिस है, इन स्ट्रक्चर तो सेम है, स्ट्रक्चर जो इनका डेवलपमेंट हुआ है सेम स्ट्रक्चर से हुआ है मेल और फीमेल में। बट आगे जाके इन लोग का क्या हो गया? फंक्शन चेंज हो गया। फंक्शन क्लाइटोरियस सेक्सुअल अराउजल में काम कर रही है ना। बट पेनिस के पास तो यूरेथ्रा भी है ना पेनिस तो यूरेथ्रा उसका रूट भी है, उसमें है ना, इजेकुलेशन भी करता है। तो दीज आर द डिफरेंट रोल। तो पेनिस जो है और क्लाइटोरियस है ये होमोलोगस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एनालोगस में डेवलपमेंट। अब इनका डेवलपमेंट तो क्या हुआ है, मतलब डिफरेंट तरीके से हुआ है। ठीक है? बट इनका फंक्शन जो है एक तरह से सेम है। लाइक जैसे कि ओवरी जो फीमेल की है वो एनालॉग है हमारे टेस्टिस से। भाई ये टेस्टिस और ओवरी का स्ट्रक्चर तो अलग है, लेकिन टेस्टिस भी अपना क्या कर रही है? गोनाड्स को बना रही है, और ओवरी भी क्या कर रही है? गोनाड्स को बना रही है। तो ये होमोलोगस और एनालोगस में। होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपकी जो बेसिक टर्मोलॉजीज हैं जो ऑब्स्टिक्स एंड मिडवाइफरी की हैं, तो वो हमारी हैं ग्रेविडा, ठीक है, और पैरा, और प्राइमी ग्रेविडा, और प्राइमी पैरा, मल्टी पैरा, जेस्टेशन, पिपेरियम, ल्यूकिया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? तो ग्रेविडा जब भी कहीं आप वर्ड सुनो तो ग्रेविडा का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कि इस फीमेल ने कितना इसका ग्रेविडा है, कितनी बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, दैट इज़ अ ग्रेविडा। पैरा मतलब कितनी बार जो भी प्रेगनेंसी उसने कंसीव की है उसने कितना कंप्लीट किया है। लगभग हम 20 वीक्स या 24 से 24 वीक्स को वाइबिलिटी पीरियड कहते हैं। मतलब ऐसी प्रेगनेंसी जो कि कंप्लीट की है या क्रॉस की है 22 से 24 वीक्स। नेक्स्ट है प्राइमी ग्रेविडा, फर्स्ट प्रेगनेंसी, है ना। मल्टी ग्रेविडा मोर देन, है ना। ऐसी प्राइमरी पैरा फर्स्ट ऐसी डिलीवरी जिसने पैराइटी क्रॉस की हो। ठीक है? मल्टी पैराटा मल्टीपल ऐसी डिलीवरी है जिसने कि भाई पैराइटी को क्रॉस किया है। जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन। तो कितने मंथ का ड्यूरेशन होता है? 9 मंथ का होता है। सो प्यूपेरियम क्या है? आफ्टर डिलीवरी का जो 6 वीक का पीरियड है, यानी कि 6 वीक का जो पीरियड है दैट इज़ अ प्यूपेरियम। देन लोकिया क्या है? लोकिया मतलब डिलीवरी के बाद जब ब्लीडिंग आना स्टार्ट होती है, जो कि नॉर्मल फिनोमिना है, दैट इज़ कॉल्ड लोकिया। वो 15 डेज तक हमारी डिलीवरी के बाद आती है, और वो भी अलग अलग कलर्स में आती है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसे हम बोलते हैं लोकिया। पोस्ट डिलीवरी वजाइनल डिस्चार्ज। सो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी में हमने ये ग्रेविटा वगैरह पढ़ा, तो उसमें ना ऑब्स्टिकल स्कोर होता है, ये जो ग्रेविटा वगैरह होता है। सो इस ऑब्स्टिकल स्कोर में क्या होता है, यानी कि सॉरी तो इस ऑब्स्टिकल स्कोर में जी याद रखना, TPLAS, इसको याद रखना। G फॉर ग्रेविडा, ठीक है, T फॉर टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है, P फॉर प्री टर्म प्रेगनेंसी, L फॉर लाइव बर्थ, A फॉर अबॉर्शन, ठीक है, S फॉर स्टिल बर्थ। बस ये जो स्कोर आपने समझ लिया तो आप किसी की भी हिस्ट्री समझ सकते हो ऑब्स्टिकल स्कोर की। ग्रेविडा मतलब भाई कितना नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी है, ठीक है। टर्म कितने बेबी 37 वीक्स को क्रॉस किए हैं। प्रीटर्म प्रेगनेंसी
कितनी 37 वीक से प्रायर डिलीवरी हुई है, लाइव बर्थ। तो यानी कि कितना अभी बेबी है एट प्रेजेंट। अबॉर्शन कितना भाई 20 वीक्स के ऊपर ही ख़त्म हो गए, अबॉर्ट हो गए, स्टिल बर्थ। आफ्टर डिलीवरी जो बेबी डेथ हुआ, ठीक है। तो GTPLAS स्कोर से हम करते हैं। पहले हम जो स्कोर चलता था वो GPLAS भी चलता था, जहाँ पे ग्रेविटा और यहाँ पे पैराइटी आ जाता था। क्या आ जाता था? पैराइटी। तो यहाँ पे पैरस वाइवल्टी देखते थे, लाइव अबॉर्शन और स्टिल बर्थ देखते थे। और आजकल जो स्कोर्सिंग जो चल रही है वो इस थ्रू से चल रही है, टर्म प्रेगनेंसी और प्री टर्म प्रेगनेंसी। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें भी हम अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल्स लेके पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है कि भाई नेक्स्ट हमारा ये है कि जेस्टेशनल एज, ओव्यूलेशन एज, क्या अंतर है। भाई जेस्टेशनल एज तो मैंने आपको बता दिया कि जेस्टेशनल एज कैसे निकालते हैं। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से, क्या बाबू, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से पूरा जो आपका प्रेगनेंसी का पीरियड रहता है वो हमारा क्या रहता है? जेस्टेशनल एज, जिसको हम लगभग 40 वीक्स का काउंट करते हैं या 9 मंथ का काउंट करते हैं, ठीक है। अब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये थोड़ा कि तुरंत ही ओव्यूलेशन मतलब हो गया होगा, लास्ट जैसे मेंसेस ख़त्म हुए तो अभी क्या हो रहा है, पहला फॉलिकुलर फेस आ रहा है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है। लेकिन ओव्यूलेशन जो ये जो है लगभग ओव्यूलेशन एज क्या है, जो कि आपकी ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद पूरा जो पीरियड जा रहा है तो वो हमारा क्या होगा? ओव्यूलेशन एज होगा। सो अगर हम बात करें कि ये जो जेस्टेशनल एज का डेट्स लिखते हैं तो 280 डेज़ का जेस्टेशनल एज होता है, ठीक है। अब ये 280 डेज़ में हम 14 दिन 14 डेज डिटेक्ट करेंगे, लगभग 266 डेज़ आएगा, 266 डेज़ आएगा। और ये हमारा ओव्यूलेशन एज होता है या उतना डे होता है, और इसको मतलब इसको फर्टिलाइजेशन एज भी बोलते हैं कायदे में। मतलब ये नहीं कि अगर हम देखें तो यानी कि अगर 40 वीक्स का जेस्टेशनल एज है उसमें लगभग -2 वीक्स कर दें तो ये हमारा क्या है? 38 वीक्स क्या है हमारा? ओव्यूलेशन एज। समझ में आ गया? सो लगभग 14 डेज इसमें माइनस कर देते हैं तो हमारा ओव्यूलेशन एज आ जाता है। सो क्योंकि एग के बनने के बाद जो हमारा स्टार्ट होता है वो एक्चुअल हमारा ओव्यूलेशन और बच्चा डेवलप होता है, और उससे पहले जो है वो हमारा पूरा 9 मंथ का जेस्टेशनल एज चलता है। देन उसके बाद है हाइपरप्लेसिया। जहाँ पे भी प्लेसिया आएगा तो समझ लेना साइज़ की बात की जा रही है, और जहाँ ट्रॉफी आएगी वहाँ पे वॉल्यूम की बात की जा रही है। साइज़ मतलब सॉरी यहाँ पे नंबर की बात की जा रही है प्लेसिया। तो यानी कि ये अगर 2 सेल हैं, ठीक है, सो हाइपरप्लेसिया मतलब इंक्रीज सेल नंबर, ठीक है। और वॉल्यूम मतलब ट्रॉफी, मतलब ये 2 सेल हैं तो इनका साइज इंक्रीज हो गया, तो दैट इज़ अ हाइपरट्रॉफी। सो मैं इसको और क्लियरली तरीके से बता देती हूँ। हाइपरप्लेसिया, सो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड हाइपरप्लेसिया। साइज ऑफ सेल बढ़ेगा इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। देखो ये एक सेल है, ये 2 सेल हैं, इससे ये क्या है? हाइपरप्लेसिया। ये 2 सेल हैं, हाइपरट्रॉफी। क्लियर? सो इसके बाद मैंने लिखा है एम्ब्रॉय फीटस। सो एम्ब्रॉय फीटस में यही आप करना कि एम्ब्रॉय मतलब जो आपका 3 वीक्स से लेकर 8 वीक्स के अंदर के का बच्चा होगा पेट के अंदर, वो एम्ब्रॉय कहलाएगा, और आफ्टर 8 वीक्स का जो बच्चा होगा वो हमारा फीटस कहलाएगा। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मेनार्के है हमारा, तो यानी कि मेनार्के का मतलब हो गया मेंसेस का, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का स्टार्टअप होना, ठीक है, बिगनिंग ऑफ मेंसेस, तो हम उसको बोलते हैं मेनार्के। फिर है मेनोपॉज। पॉज मतलब होता है स्टॉप हो जाना, तो यानी कि मेंसेस का क्या हो जाना? स्टॉप हो जाना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? मेंसेस का स्टॉपेज क्या कहलाता है? स्टॉपेज क्या कहलाता है? मेनोपॉज।
अब है यूटोशिया। यूटोशिया का मतलब होता है कि यू जहाँ पे भी लगेगा बेटा तो डेट इज मतलब नॉर्मल, ठीक है। सो नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड या नॉर्मल डिलीवरी इज कॉल्ड यूटोशिया। डिस जहाँ पे लगा है दैट इज कॉल्ड डिफिकल्ट। सो डिफिकल्टी इन लेबर इज कॉल्ड डिस्टोशिया। लेबर और डिलीवरी में क्या अंतर है? सो लेबर का मतलब हो गया ये पूरी प्रोसेस चलती है ना, जिसमें क्या होता है, डिलीवरी होती है। समझ के आगे, ये एक पूरी प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इवेंट होते हैं जिसमें कई सारे, और इसमें क्या होता है, फिर सर्विक्स डायलिटेशन होता है ना, और फिर डिलीवरी होती है। और डिलीवरी क्या है? बर्थ है, बस बर्थ। किसका? बेबी का भी हो सकता है और प्लेजेंटा का भी हो सकता है। सो जो बेबी का निकलने का प्रोसेस है सिर्फ वो कहते हैं डिलीवरी। बाकी लेबर जो स्टार्टिंग से हो रही है, डायलेशन हो रहा है, बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन का फूटना हो रहा है, फिर उसके बाद जो पूरा फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज, दैट इज़ अ लेबर। डिलीवरी इज़ अ लास्ट, जो जहाँ पे बस बच्चा का निकलना है या प्लेजेंटा का डिलीवर होना है। सो बेसिकली ये सारा जो हमने पढ़ा है वो सारा हमारा किस में रिलेटेड है, ये सब इंट्रोडक्शन है। आगे के एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल जाएंगे जैसे हमें मिले हैं। थैंक यू सो मच।